नमस्कार साथियों, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पंचायती राज व्यवस्था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से और कई बार एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था और इससे संबंधित हम यहाँ संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में यदि हम पंचायती राज व्यवस्था के साक्ष्य देके प्रमाण देके तो चोल प्रशासन में हमको पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन से संबंधित दिखाई देखने को मिलती है। तो प्राचीनतम भारत में कई सारे राज्यों में या कई सारे वंशों में पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन चोल प्रशासन से हमको इसकी विधिवत जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित इकाई चोल प्रशासन में थी। इसके बाद आगे देखते हैं 1882 लॉर्ड रिफन को भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव लाए थे, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगर प्राचीन भारत में साक्ष्य देखें तो चोल प्रशासन को स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है चोल प्रशासन से, और आधुनिक भारत में अगर देखें तो लॉर्ड रिपन से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है। इन्हें जनक माना जाता है पंचायती राज व्यवस्थाओं का, स्थानीय स्वशासन का। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन जो विषय था वो स्थानांतरित विषयों में रखा गया था। इस अधिनियम में विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय सीधे गवर्नर के अंडर में थे और हस्तांतरित विषय जो लोकल मतदाताओं के माध्यम से चुनकर आए उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो ये जो स्थानीय स्वशासन का विषय था वो हस्तांतरित विषयों में रखा गया था 1919 के अधिनियम में, याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। ये तिथि कई बार एग्जामों में पूछी गई है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1952, याद रखना। इसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, और उसको सिफारिशें देने के लिए कहा गया। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषयों पर बलवंत राय मेहता जी को सिफारिशें देने को कहा गया। तो बलवंत राय मेहता जी ने 1957 से 1958 में अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, यानी 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाना चाहिए। तो इनकी सिफारिशों को सरकार ने माना, और सबसे पहले राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला, याद रखना दोस्तों, नागौर जिला, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। यानी सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत का गठन नागौर जिला राजस्थान में नेहरू जी के द्वारा किया गया, और कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 अक्टूबर 1959 को, इसके बाद ही यानी 2 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को 1959 को आंध्र प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने वाला द्वितीय राज्य बना। यानी ये भारत का प्रथम राज्य राजस्थान था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला, और दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया। ठीक है, जिसको लोकसभा और राज्यसभा में बहस के लिए रखा गया, लेकिन ये पारित होकर अधिनियम का रूप नहीं ले सका। ठीक है, 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन विधेयक आया, जो दोनों सदनों से पारित होकर अधिनियम का रूप ले लिया 1992। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन ने
पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक आधार दिया, कानूनी आधार दिया, ठीक है। और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में 73वां संविधान संशोधन विधेयक संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। पूरे देश में यह लागू हुआ और 24 अप्रैल, चूँकि 24 अप्रैल को लागू हुआ, इस तिथि को पंचायत राज दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो इसी तिथि को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या किया गया परिवर्तन संविधान में, तो एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, ठीक है। भाग 9 जोड़ा गया। इसके बाद इस भाग का शीर्षक था पंचायत। शीर्षक ये बिल्कुल एज इट इज याद रखना, परीक्षा में अगर वो किसी भी तरीके से 4 ऑप्शन देते हैं तो उसमें बिल्कुल हमको यही टिक करना, पंचायत। भाग 9 का शीर्षक क्या है, पंचायत, ठीक है। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद जोड़े गए 243, ये अनुच्छेद जोड़ा गया। तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है, 243 ओ तक। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय थे, ठीक है, 29 विषय थे। अब इस अधिनियम के प्रमुख उपबंध देखते हैं, क्या क्या प्रावधान थे इसमें। तो ग्राम एक इकाई थी जो राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट कोई गांव या गांवों का समूह, राज्यपाल इसकी घोषणा करता था। यानी राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में अगर राज्यपाल बताता था कि गांव की परिभाषा क्या होती है या गांव या ग्राम किन किन कसौटियों को मिलाकर निर्मित किया जा सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कोई भी इकाई गांव या गांव का समूह ग्राम कहलाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्राम सभा क्या होती थी, जो गांव के सभी मतदाता है गांव के, उन लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनती थी, ठीक है। गांव के सभी मतदाता जो मतदाता सूची में पंजीकृत है, उन लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन किया जाता था, ठीक है। पंचायत क्या, तो स्थानीय स्वशासन के लिए गठित संस्था पंचायत, ठीक है। आगे देखते हैं। परिभाषाएं। अब ये जो आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक, तो इनको सभी को याद करना तो संभव नहीं है, अगर कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर उनको देखेंगे। 243, ठीक है, इसमें परिभाषा है जो हमने अभी देखी कि ग्राम क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, पंचायत क्या होती है, उन सब की परिभाषाएँ 243 आर्टिकल में दी गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 243 ए, इसमें क्या है, ग्राम सभा 243 ए में। 243 बी, इसमें क्या, पंचायतों का गठन, ठीक है, पंचायतों का गठन। फिर 243 सी, पंचायतों का संगठन, ठीक है। फिर देखते हैं 243 डी, पंचायतों का आरक्षण, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 243 ई, पंचायतों की कार्यावधि, यानी कितने समय तक पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं 243 एफ, सदस्यों के लिए अपात्रताएं, ठीक है, योग्यताएं, यानी वो किन किन शर्तों को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, 243 एफ। फिर 243 जी, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व यानी कार्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। फिर इसके बाद देखते हैं 243 एच, 243 एच, कर लगाने की शक्तियाँ दी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 243 आई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें वित्त आयोग का गठन, यानी पंचायतों को वित्त की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्त आयोग के गठन का इसमें उल्लेख है, 243 आई। इसके बाद देखते हैं 243 जे,
इसमें पंचायतों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग का उल्लेख है इस आर्टिकल में 243(j) में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनको हमको याद रखना। ठीक है, ये देखिए, आगे देखते हैं। आगे और भी अनुच्छेद है 243 के। ठीक है, 243 के, इसमें क्या है, पंचायतों का चुनाव का वर्णन है। 243 एल, संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग। संघ शासित प्रदेशों में पंचायतों का स्वरूप कैसा होगा या पंचायतों का गठन होगा या नहीं होगा, इसका उल्लेख है 243 एल में। 243 एम, ठीक है, इसमें कुछ निश्चित क्षेत्रों में लागू होना या नहीं होना। ठीक है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, इसमें इस अधिनियम का लागू होना या नहीं होना, इस चीज़ का उल्लेख है 243 एम में। 243 एन, मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों की निरंतरता। ठीक है, यदि कोई प्रावधान इसमें से हटाया जाता है या उसको आगे और बढ़ाया जाता है या उसमें कुछ संशोधन किया जाता है तो इसका उल्लेख 243 एन में दिया गया है। 243 ओ, ठीक है, तो निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। 243 ओ। तो अब मैं आपको बताऊँ इसमें कौन कौन से अनुच्छेदों पर ध्यान देना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला अनुच्छेद 243 में क्या दिया गया है, परिभाषा, ये देखना है। 243 ए में ग्राम सभा, ये देखना है। 243 बी में गठन, ये देखना है। इसके बाद देखते हैं 243 ई, कार्य अवधि पंचायतों की, ये देखना है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 243 जी, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 243 एच, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 243 आई, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और 243 जे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आगे देखते हैं 243 के, इसको भी याद रखना है, चुनाव का वर्णन है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इतने अनुच्छेदों को तो कम से कम याद करके आप चलिए और पूरे अनुच्छेदों पर अगर आप दृष्टि बनाए रखिए और रिवीजन करते रहे तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। कितने? 29 प्रकार के कार्यों का उल्लेख है जो पंचायतों से करने की अपेक्षाएं की गई है। 29 प्रकार के कार्य पंचायतों को सौंपे गए हैं। तो इसमें भी कुछ अनिवार्य कार्य और कुछ ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य जिनको करना कंपलसरी है और ऐच्छिक कार्य जिनको करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों ने या राज्य सरकारों के ऊपर अधिनियम ने छोड़ी है कि राज्य सरकार चाहे तो इन उपबंधों को लागू कर सकती है, नहीं कर सकती है, लेकिन अनिवार्य उपबंध सभी को करना अनिवार्य है। तो देखते हैं अनिवार्य उपबंध कौन कौन से हैं, जैसे कौन से प्रावधान है जो अनिवार्य है। तो ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन करना अनिवार्य है इस अधिनियम के तहत। त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन, 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है, ग्रामीण स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रत्येक स्तर की पंचायतों में सभी सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ये याद रखना दोस्तों, मध्यवर्ती, ग्रामीण स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, इन पे जो सदस्यों के चुनाव होते हैं वो इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, फिर ST SC को आरक्षण। ठीक है, ये भी बहुत अनिवार्य उपबंध और महत्वपूर्ण उपबंध, ST SC को आरक्षण। देखते हैं आगे, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण, 33% आरक्षण महिलाओं को इस अधिनियम ने दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल, ये भी अनिवार्य प्रावधान है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा? 5 वर्ष का। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी सबकी अलग अलग आयु वर्ग है चुनाव लड़ने की। तो पंचायतों का आयु वर्ग क्या है चुनाव लड़ने का? 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंचायतों का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है,
ऐच्छिक उपबंध जो राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है कि राज्य सरकार इनका किस तरीके से उपबंध या मेंटेनेंस करती है। देखते हैं। विधायकों व सांसदों को मध्यवर्ती या जिला स्तर की पंचायतों में सदस्यता देने या ना देने की शक्ति ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि विधायक और सांसद रहते हैं तो मध्यवर्ती और जिला स्तर जो बीच का स्तर है और जो उच्च स्तर है जिला स्तर, इसमें पंचायतों की सदस्यता देने या ना देने की शक्ति, यानी विधायक और सांसद मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका निश्चय राज्य सरकार को करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ओबीसी को आरक्षण। ओबीसी को कितना आरक्षण देना या नहीं देना है, इसका निर्णय राज्य सरकार के ऊपर है। ये ऐच्छिक उपबंध है। फिर महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना या नहीं देना। 1/3 तो कंपलसरी है, 1/3 आरक्षण तो देना ही पड़ेगा। अगर 1/3 से भी ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है तो वो राज्य सरकार के ऊपर है। और भारत के कई राज्यों में 1/3 आरक्षण से ऊपर आरक्षण पंचायतों में दे रखा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है, छत्तीसगढ़ में भी है, कई सारे राज्यों में दे रखा है। पंचायतों को कार्य सौंपना, कौन कौन से कार्य पंचायतों को सौंपे जाए, इसका निर्णय भी राज्य सरकार अपने स्तर पर स्वविवेक से कर सकती है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार, कौन कौन से वित्तीय अधिकार पंचायतों को दिए जाएंगे या वित्तीय संसाधन दिए जाएंगे, तो इसका फैसला भी राज्य सरकार को करना है। ऐच्छिक है ये भी। आइए आगे देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन कहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, किन किन जगहों पर इसका लागू नहीं होंगे इसके प्रावधान, तो देखते हैं। अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 243M के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, किन किन जगहों पर, तो देखते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहां जिला परिषद कार्यरत है। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहां पर जिला परिषद कार्यरत है, तो उस जगह पर भी इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है उसके जो पर्वतीय क्षेत्र जहाँ दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद कार्यरत है, तो उस जगह पर भी इसके अधिनियम लागू नहीं होंगे, इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। फिर देखते हैं अनुच्छेद 244 में उल्लेखित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, उसमें भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। तो ये दोस्तों याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किन किन जगहों पर इसके अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।